क्वेश्चन नंबर 3 घा में अथवा वाला भाग जो हमारा बचा हुआ था उसको पहले करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से सुने। लिखा हुआ है, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको गॉस के नियम की हेल्प लेनी है और उसकी मदद से एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये मैं हेडिंग पहले लिख देता हूं। गॉस प्रमेय की सहायता से आंसर। गॉस के नियम गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारी हेडिंग रहेगी इस क्वेश्चन में। गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर हमने मान लिया कि एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, और इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर ही हमें इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक, उसके लिए पहले हम दो लाइन यहां पर नोट कर लेते हैं। माना बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अगर आपको इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगानी है, वो भी गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो आपको उसकी स्टेप्स मालूम है कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहले स्टेप क्या करनी रहती है? सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो इस बिंदु से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, और उस पर हम ई की और थीटा की सिमेट्री चेक करते हैं कि क्या सिमेट्री है या नहीं है। एक सरफेस में मुझे सॉल्व हो जाएगा या हमें 2-3 सरफेस लेकर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और आप जानते हैं बिंदु आवेश के लिए सबसे सुइटेबल गॉसियन पृष्ठ जो बनेगा वो गोलाकार बनेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से गुजरने वाला एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ बना दिया। जो गॉसियन पृष्ठ बनाया वो गोले के आकार का हमने बना दिया। ठीक, और इस गॉसियन पृष्ठ पर आप चेक करें अगर, तो ये वाला पॉइंट अगर r डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी, तो आप देखेंगे अगर गोला है तो ये वाला पॉइंट भी तो r डिस्टेंस पर होगा, ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पर होगा, ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पर होगा। इस गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु जो होगा वो इस चार्ज पार्टिकल से या पॉइंट चार्ज से
समान दूरी पर होगा। अगर दूरी बराबर है तो हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? बराबर होगी। अगर हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सिमेट्री तो हमको मिल गई। थीटा की सिमेट्री चेक कर लो। थीटा की सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और यहां पर अगर हम छोटा सा एक ऐसा एरिया लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? इधर की तरफ बनेगा एरिया वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहां के लिए? 0 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं यहां पर चेक करूंगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे रहेगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और यहां पर अगर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जाए तो उसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? ये उसका एरिया वेक्टर होगा। कहीं पर भी आप लीजिए, आप अगर यहां पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, और अगर यहां पर छोटा सा क्षेत्र बनाएंगे आप तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहां पर भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यहां पर भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो इस तरीके से इस गोलीय पृष्ठ के हर बिंदु पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। देखो हर बिंदु पर ई कैसा? सेम। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर पड़ेगा सरफेस का। दूसरा, हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कैसी है? भले 0 है लेकिन हर बिंदु पर तो एक जैसी है ना। इसका मतलब ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया, ये हम इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन पृष्ठ के हर बिंदु पर ई समान है, गॉसियन पृष्ठ के हर बिंदु पर थीटा भी समान है, भले वो 0 डिग्री है लेकिन हर बिंदु पर समान है। तो यही सबसे सुइटेबल गॉसियन सरफेस रहेगा। यहां पर नोट कर लेते हैं। इसके लिए मतलब किसके लिए? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। इसके लिए सर्वप्रथम बिंदु P से गुजरने वाला एक बंद गोली गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक, जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई व थीटा सममित हैं। हर पॉइंट पर ई और थीटा की सिमेट्री है तथा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। हर बिंदु पर थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री है हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो एक स्टेप तो हमने पार कर लिया। अच्छा, अगला स्टेप क्या है बताइए? अगला स्टेप ये है कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए। लिखेंगे अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। क्योंकि हर जगह ई और डी ए एक ही जैसे हैं और एक ही प्रकार की सरफेस है पूरे में बनी हुई, इसलिए मुझे 1 2 3 4 कैलकुलेशन नहीं करने, एक ही कैलकुलेशन में हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए का फॉर्मूला क्या लगाएंगे?
जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, उसी तरह से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का फॉर्मूला ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कैसी होगी? कॉस 0 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ई जो है वो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर सेम है, तो ई कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा। यहां बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए। देखो ये 1 हो गया, ये बाहर आ गया, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्या मिल गया? डी ए। अब ये डी ए का मतलब क्या है? देखो डी ए का मतलब है एक इस सरफेस पर उपस्थित एक छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल, एक छोटे से पोर्शन का क्षेत्रफल। लेकिन जब उसके साथ ये इंटीग्रेशन लग जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए का ये मतलब होगा कि ये छोटे छोटे एरिया जिस भी सरफेस पर हैं, उस पूरे सरफेस पर जितने भी ये डी ए डी ए डी ए डी ए पड़ेंगे, उन सबको हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए बेटा, एक फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल, उस पर ऐसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े हमने ले लिए हैं पूरी फुटबॉल में, और फिर सबको आपस में जोड़ दिया हमने, तो आपको नहीं लगता कि वो पूरी फुटबॉल का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना? तो ऐसे ही इस गोलीय पृष्ठ पर ये छोटे छोटे पार्ट हैं, और अगर ऐसे छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे बनाएंगे और फिर सबको हम जोड़ देंगे, इसका मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा ये। तो यहां से मिलेगा पूरी गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्योंकि गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है और आर त्रिज्या है गॉसियन पृष्ठ की, इसलिए गोले के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये हमने कैलकुलेट कर लिया गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद ये कौन सी स्टेप पार कर ली हमने? दूसरी। इसके बाद गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश पता लगाते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश, तो गॉसियन पृष्ठ से जो नेट आवेश घिरा है वो कितना होगा? तो घिरा हुआ नेट आवेश, आप देखें कि जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाई है गोलाकार, इसके अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है? एक ही तो पॉइंट चार्ज रखा है ये, इसके अलावा तो और कोई चार्ज है नहीं इसके भीतर, तो बस यही आवेश घिरा हुआ है इससे। नेट चार्ज कितना है? Q। ठीक, अब ये हमने तीसरी स्टेप पार कर ली। चौथी स्टेप में क्या करते हैं? गॉस की प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। अब गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या होती है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट चार्ज। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए की वैल्यू हमने हल करके निकाली है। देखो ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नेट चार्ज कितना आया? नेट चार्ज Q है, तो Q लिख दिया हमने। हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए E का मान, तो ये चीजें उधर भेज दीजिए। E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वेयर। तो गॉस प्रमेय की मदद से हमने एक बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु जो स्थित होगा
वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला और वो मान कितना निकला 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये आप कूलॉम फोर्स से भी निकाल चुके हैं, डेरिवेशन करते हैं, और हमने गॉस थ्योरम की मदद से भी इसको सॉल्व कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए, प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 का में है, मैं पढ़ता हूं, एक न्यूमेरिकल है, उसको ध्यान से सुनिएगा। 100 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात करिए, कि परिपथ में औसतन कितना शक्ति व्यय होगा, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा फिगर भी बना के आपको क्लियर करता हूं, उससे आप समझिए। यहां पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा का एक सोर्स है, एसी सोर्स से देखते हैं कौन कौन सी चीजें जुड़ी हैं। एक प्रतिरोधक जुड़ा है 10 ओम का, ये एक रेसिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया। एक प्रेरण कुंडली लगी हुई है, तो ये हमने एक इंडक्टर कॉइल लगा दी। ये दो चीजें लगी हुई हैं। एसी सोर्स का जो वोल्टेज है VRMS = 100 वोल्ट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। जो प्रतिरोधक यहाँ पर लगा हुआ है R, उसकी वैल्यू है 10 ओम, और ये जो प्रेरण कुंडली लगी हुई है इसका प्रेरकत्व 1/10 पाई हेनरी। तो परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात करिए। बस इतनी सारी बातें आपको दी गई हैं। औसत शक्ति हानि ज्ञात करनी है, तो परिपथ में आप चाहें तो पहले दिया गया है लिख करके ये सारी चीजें वहां भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ज्ञात करना है, हमें लिख सकते हैं परिपथ में औसत शक्ति हानि। परिपथ में औसत शक्ति हानि P बार, ये फॉर्मूला होता है ना, और P बार इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, और P बार का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS × IRMS × cos phi, ये फॉर्मूला होता है, और इसी की वैल्यू हमको मालूम करनी है भाई। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्सएल निकाल लेते हैं, एक्सएल, क्योंकि परिपथ की कुल प्रतिबाधा हमको चाहिए। तो सबसे पहले हल करने में एक्सएल निकालेंगे। प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल = आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, 2πfl। ठीक, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, f की जगह पर 50 हर्ट्ज, और l की जगह 1/10 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम। ये एक्सएल की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। सबसे पहले परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा अगर निकालेंगे आप Z, तो अंडर रूट फॉर्मूला होता है XL² + R²। याद करें, ये एक LR सर्किट है। ये एक LR सर्किट है, और LR सर्किट में परिपथ की प्रतिबाधा Z = अंडर रूट XL² + R²।
ये वैल्यू आती है। एक्सएल और आर दोनों ही चीजें आपको मालूम है। एक्सएल का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100, आर का स्क्वायर करेंगे इट विल बी ऑल्सो 100 बिकॉज आर इज इक्वल टू 10। देन जेड इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2 इंटू 100, 100 प्लस 100 200, 100 का स्क्वायर रूट कर लेंगे 10 अंडर रूट 2। ये आ गया प्रतिबाधा का मान और इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए बेटा, एक तो IRMS चाहिए और एक cos फाई चाहिए, क्योंकि VRMS तो हमको ऑलरेडी मालूम है 100 वोल्ट। तो IRMS कैसे निकाला जाएगा, अब IRMS निकालेंगे VRMS अपॉन Z से निकालेंगे। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस क्योंकि प्रतिरोधक और प्रेरण कुंडली दो चीजों की वजह से, इसलिए इसको प्रतिबाधा बोला जाएगा। ठीक, IRMS की वैल्यू तो ये हो जाएगी, तथा cos फाई की वैल्यू क्या होगी, cos फाई की वैल्यू होगी R अपॉन जेड, R अपॉन जेड। अब ये यहां नोट कर देते हैं, इसलिए औसत शक्ति क्षय या औसत शक्ति हानि भी आप लिख सकते हैं, P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। VRMS को आप VRMS लिखा रहने दें, IRMS को लिख सकते हैं VRMS अपॉन जेड, VRMS अपॉन जेड। cos फाई को लिख सकते हैं R अपॉन जेड, R अपॉन जेड। अब वैल्यूज अप्लाई कर दो, देखो VRMS इंटू VRMS ये हो गया VRMS स्क्वेयर, Z इंटू जेड, जेड स्क्वेयर इंटू R। P बार इज इक्वल टू VRMS स्क्वेयर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आप चाहें तो 100 को 2 टाइम्स लिख दें, अपॉन Z का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 10 का 100, 2 का अंडर 2 का 2, 200। आया समझ में बेटा, 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 200 आ जाएगा। और R की जगह पर क्या लिखना है, R की जगह पर 10, 2 जीरो से इसके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स में। देन P बार विल बी इक्वल टू 500 वॉट। तो औसत शक्ति हानि का मान कितना आ गया, 500 वॉट। ये फोर्थ का पार्ट है। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। आप चाहें तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला P बार का ये यूज कर सकते हैं, VRMS स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर इंटू R। इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा, VRMS अपॉन जेड क्या है, VRMS अपॉन जेड IRMS, और उसका ये क्या लगाएगा, यहाँ पर दोनों में क्या लगा है, स्क्वेयर। तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं IRMS स्क्वेयर इंटू R। आपको याद होगा पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, आप पढ़ा करते थे, पावर का फॉर्मूला पढ़ते थे ना, वैसे जब डीसी में पढ़ते थे तो P बराबर I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R, ये सब फॉर्मूला पढ़ते थे ना आप। तो ये फॉर्मूला I स्क्वायर R, इस फॉर्मेट का ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपका। तो आप जैसे कर लो, ये भी सही है, उससे करते वो भी सही, उसके लिए IRMS नहीं निकालना पड़ता और बस ये कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाते, आंसर आपका आ गया होता। नहीं समझ आई बात, तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद क्वेश्चन 5 का नहीं 4 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 खा में आप देखेंगे तो एक रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको हम लोगों को करना नहीं है तो छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं 4 के गा पे। तो प्लीज आप इसे नोट कर लो, इसके बाद हम 4 गा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गा में है, इसमें भी एक न्यूमेरिकल ही है, मैं उसको पढ़ता हूं, आप भी गौर से देखें।
लिखा है 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। मतलब हुआ ये है कि 56 वोल्ट के विभवांतर से एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया है, और कैसे भी कर सकते हैं, प्लेट लगाएंगे प्लस माइनस, उन दोनों प्लेट्स के बीच 56 वोल्ट का विभवांतर लगाया, उसके बीच एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया हमने, तो 56 वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्वरित किया। तो वो बड़ी जोर से चला, बड़ी तेजी से दौड़ा, उस वक्त हमको उसका संवेग भी पता लगाना है और इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना भी करनी है। तो बेसिकली जो इस न्यूमेरिकल में हमको दी गई चीज है वो ये है कि बस 56 वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया है। तो यहां पर नोट कर लेते हैं, दिया है, क्या चीजें दी गई हैं, विभवांतर का मान दिया गया है 56 वोल्ट। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी का बोला गया है, इसका मतलब कौन से पार्टिकल का यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और वेग, उसका द्रव्यमान और आवेश दोनों की आपको आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से लिखोगे ना, ये होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतनी चीजें हमको इलेक्ट्रॉन से मिल गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट पे इलेक्ट्रॉन का संवेग। इलेक्ट्रॉन का संवेग ज्ञात करना है, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दूसरा हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ये भी आपको पता लगाना है। तो एक एक सॉल्यूशन करेंगे, हल। फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन का संवेग पता लगाना है हमको। कैसे संवेग पता लगाओगे, देखो वोल्टेज दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर लो, गतिज ऊर्जा निकाल लो, है ना, और गतिज ऊर्जा से संवेग बन जाएगा। आप लोगों ने किया क्वेश्चन, ये कैसे किया, H इज इक्वल टू √2m। हाँ, तो वो तो लैम्डा लगा दिया ना आपने, सीधे पहले संवेग पता लगाया होगा ना आपने। नहीं, संवेग का तो सीधे √2m के लग जाएगा। हाँ, उससे फिर लैम्डा बाद में निकलेगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले संवेग निकाल, उसी पे पहले ना गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, E इंटू वी, क्योंकि 56 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है। और आपको याद है, अगर V वोल्ट विभवांतर से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बन जाती है E इंटू वी। तो K की वैल्यू हो गई E की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये क्या हो गया 56। ये गतिज ऊर्जा आ गई इतने जूल। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का संवेग चाहिए हमको, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग, संवेग का फॉर्मूला देखो, गतिज ऊर्जा हमको मालूम है,
संवेग हमको निकालना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 2mk। ठीक, तो अंडर रूट 2 लिख दिया, m की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यूज करेंगे ऐसे, तो ये होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और k की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 56 ऐसे। पहले पावर्स को एडजस्ट कर लेते हैं हम, ये 2 लिखा इंटू 56 लिख दिया इंटू 9.1 लिख दिया इंटू 10⁻31 और -19 -50 हो जाएगा, और ये 1.6 भी तो आएगा, तो 1.6 गुणे 10 की घात -50, 2 56 9.1 1.6 10⁻⁻50। ठीक है, इसके बाद आप एक काम करिए कि इसका दोनों के पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, अगर दोनों के पॉइंट आप हटाएंगे, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ खिसकाएंगे ना, एक अंक इसका इधर खिसकेगा, एक अंक इधर इसका इधर खिसकेगा, तो कितने हो जाएंगे -2, और -50 ये ऑलरेडी हैं, तो -52 बन जाएंगे ये। इस तरह से ये 2 इंटू 56 इंटू 91 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻52, जिसमें से केवल इसका और इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और तो किसी का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, बाकी को हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा बेटा। चलिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 छंग 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 1 11 गुणे 91, और इसका स्क्वायर रूट निकाल के आप बाहर रख लो, ये 4 गुणे 10 की घात -26, 26 दूना 52 होते हैं ना, पावर आधी हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 112 गुणे 91 करोगे, 112 गुणे 91, 2 1 1, 9 दूना 18 हासिल लगा 1, 9 1 कम 9 1 10 हासिल लगा 1, 9 1 कम 9 और 1 10, 2 9 1 0 1, इतना आ गया, ये आ गया 10 1 92, और गुणे 4 गुणे 10 की घात -26। अब 10,192 का ना हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं, 10,192 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। पीछे से 2 अंकों के जोड़े बनाएंगे, ये 1 का किया तो 1, यहाँ से पूरा 0 1 नोट कर लिया, यहाँ से हमने 2 कर लिया। ठीक है, अब इसमें तो एक बार भी नहीं जाएगा, तो 0 बार चला जाएगा, 0 बार देंगे, ये फिर 0 1 बना रहेगा। अब यहाँ से कौन नीचे आ जाएगा, पूरा 92 आ जाएगा, इसका डबल करके लिखेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब 20 का अगर हम इसमें देने की प्रयास भी करेंगे ना, तो ये भी एक बार भी नहीं जाएगा, ये फिर 0 बार ही आपको देना पड़ेगा, फिर 0 बार दिया गया, ये 0, 192 बच गए, 192। अब हमने पॉइंट लगा दिया, 2 0 बढ़ा दिए, और इसका डबल करके यहाँ लिखेंगे तो 200। अब 200 से जब इसको डिवाइड आप करेंगे तो कितनी बार, 9 बार चला जाएगा। देख लेते हैं चेक करके, 9 टाइम्स में 9 नैया 81, फिर 0 9 दूना 18, 10 में से 1 गया 9, वैसे तो सुइटेबल है, आप इतना ही लिख लो, नहीं तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर ये 1, फिर ये 1। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 0 बढ़ जाएंगे, इसका डबल करोगे तो 9 दूना कितना हुआ 18, 0 2 1 कम 2।
अब इसका करेंगे तो लगभग 5 बार में चले जाना चाहिए। 5 25, हाथ से लगे 2, 5 8 40, 2 42, हाथ से लगे 4, 5 एकम 5 4 9, 5 दूना 10। ठीक है, इतना ही नोट कर लेते हैं हम। तो संवेग की वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू हमने निकाली 100.95 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -26। P इज इक्वल टू, ये दशमलव और इधर खिसका दो, 2 अंक दशमलव इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1.0095 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -24, क्योंकि +2 इसमें आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप कराएंगे, 4 पंचे 20, हासिल लगे 2, 4 9 36 और 2 38, हासिल लगे 3, 0, 4 एकम 4 गुणे 10 की घात -24। वैसे यही आंसर आना चाहिए, आ रहा है यही आंसर। ठीक, कौन सा नंबर है? 4 का गा, 4.04 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, वो राउंड ऑफ करवा के इसको 4 करवा दिया गया है। 4.04 इंटू 10 टू द पावर -24। और संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, संवेग निकाल लिया बेटा हमने। अब हम क्या निकाल सकते हैं? क्या निकालना था दूसरा? इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो H इज इक्वल टू, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है? H/P। याद आया आपको? और P हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसकी जगह पर यही नोट कर देंगे सीधे। H की जगह पर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और P की जगह पर 4.04 इंटू 10 टू द पावर -24। इसमें आप एक 0 लगा लो, फिर 2 अंक पे यहाँ दशमलव है, 2 अंक पे यहाँ दशमलव, कैंसिल कर दो। ये बन गया 660 बटे 404 गुणे 10 की घात -10। ये ऊपर चला जाएगा ना, तो -34 + 24 -10 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करना है, 4 से कर दो, 101, और ये 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 पंचे 20। 101 से 165 को भाग देना है आपको। दे लेते हैं कहीं पर भी, 101 का भाग करना है 165 में। पहले तो एक बार देंगे, तो 5 में 1 गया तो 4, फिर यहाँ 6 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 6 बार अब चला जा सकता है। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 3, फिर एक 0 बढ़ा दिया, 3 बार कर देंगे 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 303। 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर बचे 3, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ा दो, फिर 3 बार में कर देंगे 303। 1.633 1.633 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, क्योंकि लैम्डा है। और 10 टू द पावर -10 को क्या लिख सकते हैं आप? 1.633 और 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को निकालने का बेटा हमारे पास एक और तरीका था। इसका आंसर कितना आया लैम्डा का? 1.64। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आ गया आपका आंसर। आप जानते हैं इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक और मेथड है। क्या मेथड है? अल्टरनेटिव। अगर आप इस मेथड से नहीं जाना चाहते तो आप लैम्डा के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 12.27 अपॉन √V।
याद करिए थोड़ा सा, ये एक फॉर्मूला था, ठीक है। और v की वैल्यू आपको मालूम है 56। 56 का स्क्वायर रूट आपको करना पड़ेगा और फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तक पहुंच सकते थे, और आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। समझ आ गया? तो ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। मैंने सारा कुछ यहाँ करके दिखा दिया, देखो इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई किया था हमने, और ये क्या निकला है, संवेग। ये संवेग है। इस तरह से 4 घा को आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन करनी है हमको 4 घा। 4 घा में भी एक न्यूमेरिकल है, तो आप प्लीज इससे नोट कर लें, फिर हम 4 घा को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 घा पे हम आते हैं, और क्वेश्चन में लिखा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करिए। कुछ बातें दी गई हैं, जैसे 8O16 का द्रव्यमान 15.79491 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 AMU, एंड 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी सारी बातें आपको दी गई हैं, और आपको मैं कैलकुलेट करना है। तो एक न्यूमेरिकल भी है इस क्वेश्चन में, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो मैं इसके आंसर में सबसे पहले यही लिखना चाहूंगा, नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या आप बता सकते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा किसको बोलते हैं? किसे बोलेंगे बंधन ऊर्जा, बताइए। वेरी गुड। क्या होगी कि किसी भी नाभिक के न्यूक्लियनों को एक दूसरे से दूर दूर या अलग अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। बस इतना सी परिभाषा है, नोट कर लेते हैं। किसी नाभिक के न्यूक्लियनों का मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी नाभिक के न्यूक्लियनों का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर, किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक, किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसके बाद अब हम उसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर आते हैं। आप इसे नोट करें। इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट बेटा दिया गया है, उसमें सबसे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूं। इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पार्ट, इसमें जो जो चीजें पहले मुझे दी गई हैं उन्हें मैं नोट करना चाहूंगा। तो दिया है, क्या दिया है? 8O16 नाभिक का द्रव्यमान,
8O16 नाभिक का द्रव्यमान, ये हमको दिया गया है 15.9491 AMU। 8O16 नाभिक का द्रव्यमान 15.799491 AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, ये दिया गया 1.000728 AMU। इसके बाद दिया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को किससे लिखोगे आप? Mn, और इसकी वैल्यू दी गई है 1.00867 AMU। और एक AMU के बारे में भी बताया गया है कि जो एक AMU होगा वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, इतनी सारी चीजें हमको दी गई हैं, ज्ञात करना है क्या करना है हमको? नाभिक की 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति, 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा M एक तो ज्ञात करनी है। दूसरी चीज आपको 8O16 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। 8O16 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकाली जाए? अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपको याद है द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि 8O16 नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। 8O16 नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या, 8O16 नाभिक में, इसको देख के बताओ कितने प्रोटॉन होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे। ठीक, 8O16 नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या में अगर परमाणु क्रमांक आप माइनस कर दोगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। कितने आ जाएंगे? वो भी 8। अब द्रव्यमान क्षति निकालना चाहते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान क्षति डेल्टा M, इसके लिए क्या करेंगे? देखो, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों तरह के पार्टिकल हैं। सबसे पहले आप ये काम करो कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उनका द्रव्यमान ले लो, फिर नाभिक के अंदर जितने न्यूट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान ले लो, सबको आपस में जोड़ दो, तो नाभिक के भीतर जितने पार्टिकल हैं सबका द्रव्यमान आ गया। और उसमें पूरे बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान क्या कर दो? माइनस कर दो, तो उससे द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। तो देखिए कितने प्रोटॉन है? 8। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? MP, तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना होगा? 8 MP। ऐसे ही 8 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn है, तो 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 8 Mn। इनको जोड़कर इसमें से सीधे 8O16 नाभिक का द्रव्यमान क्या कर देंगे? -8O16 का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, देखो 8 मल्टीप्लाइड बाई MP, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई Mn 1.00867। 8O16 का मास कितना है? देखो 15.79
491। इसे सॉल्व कर लीजिए। आप चाहें तो 8 को कॉमन कर सकते हैं बेटा, 8 कॉमन हो जाएगा तो ये और ये जुड़ जाएगा। हम डायरेक्ट जोड़े भी दे रहे हैं इसको। देखो 8 और 7 कितने होंगे? 15। 6 2 8 और 1 9, फिर 7 8 15, 1 0 1 1 2, -15.79 491। 8 पंचे 40, हंसी लगे 4, 8 9 72 और 4 76, हंसी लगे 7, 8 पंचे 40 और 7 47, हंसी लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12, फिर 8 दूना 16, -15.79 491। अब माइनस करोगे तो 10 में से 1 माइनस कर दिया आपने 9, यहाँ बचे 5, 5 में से 9 माइनस नहीं होंगे, उधार लेंगे। 15 में से 9 गए 6, यहाँ पर बचे 6, 6 में से 4 माइनस कर दिए 2, यहाँ बचे 2, 2 में से 9 नहीं होंगे तो 12 में से 9 करो 3, यहाँ बचा 0, 0 में से 7 होगा नहीं, वहाँ से उधार लेके आओ तो 3, यहाँ 0। AMU ये क्या आ गया? द्रव्यमान क्षति। देखो द्रव्यमान क्षति का आंसर दिया इन्होंने 0.33269 AMU। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? बंधन ऊर्जा भी तो पता लगानी है। अब 8O16 नाभिक की बंधन ऊर्जा, 8O16 नाभिक की बंधन ऊर्जा। देखो पहले हम 8O16 नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति इतनी है, इतने के तुल्य ऊर्जा मुक्त होगी। अब एक AMU इतने MEV के तुल्य है तो इतने AMU कितने के तुल्य होगी? तो इससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाई 931, और जो भी आएगा MEV में। डेल्टा M की वैल्यू है 0.33269 मल्टीप्लाइड बाई 931। सॉल्व करिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96233, ठीक। अब 3 से करो, 3 9 27, हासिल लगे 2, 3 चंग 18, 2 20, हासिल लगे 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 3 9, 3 3 9। अब 9 से तो 9 नहीं आई, 81, हासिल लगे 8, 9 4 54 और 8 62, हासिल लगे 6, 18 6 24, हासिल लगे 2, 27 2 29, हासिल लगे 2, 27 और 2 29, 9 6 7 13, हासिल लगा 1, 2 1 3 और 1 4, 8 2 10 3 13, हासिल लगा 1, 3 1 4 4 8 9 17, हासिल लगा 1, 18 1 19, हासिल लगा 1, 10 3 3 2 5 अंक पे दशमलव, 5 अंक पे दशमलव, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई टोटल। लेकिन हमें तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है, इसलिए 8O16 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, क्या आपको याद है कैसे निकालोगे आप? ये टोटल बंधन ऊर्जा निकल के आई है। हाँ देखो, ये सभी न्यूक्लियनों की मिला के बंधन ऊर्जा है। आपको केवल एक न्यूक्लियन की चाहिए, तो टोटल न्यूक्लियन कितने हैं आपके पास? 16। द्रव्यमान संख्या जितनी है उसी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के सब कितने हैं टोटल? 16। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए कुल बंधन ऊर्जा में, कुल बंधन ऊर्जा में हम न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे देंगे। न्यूक्लियनों की संख्या, कुल बंधन ऊर्जा डेल्टा E, न्यूक्लियन कितने हैं? 16, डेल्टा E इज 309
मल्टीप्लाइड बाई 73439 अपॉन 16। 16 से इसको कैंसिल करोगे, 16 एक कम 16, कितने बचे? 14, 149 हो गया। 16 नवैया 144, कितने बचे? 5, 57 हो गया। 16 तियां 48, 48 9 57 तो 93 हो गया। 16 पंचे 80, 13 बचे, 134 हो गए, 134। 16 अट्ठे 128, 6, 16 चौके 64, हटाओ 63 बचा था, 64 कर दिया हमने, रहने तो। लगभग इतने में आंसर कितना दे रहे हैं? आंसर वो 19.35 MeV, बस मैंने तो बहुत आगे तक निकाल दिया फिर भी। तो आंसर आ रहा है 19.35 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के लिए वैल्यू। इस तरह से आपका हो गया चौथे का घ नंबर। अब चौथे का जो अंगा नंबर है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो आज काफी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने पड़े हम लोगों को, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में कैलकुलेट करेंगे। तो फिजिक्स में आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।